गार में आते ही वो मुझे गौर से देखने लगे। मेरे साथी एजेंट ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, ये नंबर 7 है, आपका साथी कमांडो, मैं इसे जम्मू से यहाँ लाया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो साधु एजेंट खामोशी से गार से बाहर निकल गया। दोनों नौवारिद जवान अपनी अपनी गठरियां जमीन पर रखकर बैठ गए। उनमें से एक ने गार का जायजा लिया, फिर गार के मुंह पर जाकर बाहर घास में इधर उधर देखा। वापस आकर उसने अपनी तेज चमकीली आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी और पूछा, तुम्हारे पास कौन सा हथियार है? मैंने पिस्तौल निकालकर जमीन पर रख दिया। दूसरा कमांडो पिस्तौल उठाकर उसे गौर से देखने लगा। बोला, तुम भी मिलिट्री ऑपरेशन पर गए थे नंबर 7? मैंने कहा, हाँ, पठानकोट मिशन था। पहले वाला कमांडो बोला, तुम्हारे बारे में हमें यही बताया गया था, मगर तुम तो अभी नौजवान हो, कौन सी कमांडो रेजिमेंट में थे? मैंने अपना मजीद थोड़ा सा तारुफ करवाया। ये दोनों तरबियत याफ्ता कमांडो थे और उनका ताल्लुक बाकायदा एक कमांडो रेजिमेंट से था। इससे ज्यादा मैं इन जांबाज कमांडो के बारे में कुछ नहीं बता सकता। वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी के लिए दुश्मन पर कारी ज़र्ब लगाने और अपनी जानें कुर्बान करने दुश्मन के इलाके में घुस आए थे। उन्होंने एक नक्शा निकालकर जमीन पर फैला दिया और मुझे उस खतरनाक फौजी मिशन के बारे में तफसीलात बताई। ये मिशन एक बहुत बड़े और नाजुक फौजी अहमियत के पुल को तबाह करने का मिशन था। ये पुल कश्मीर की वादी में एक ऐसे नाजुक मकाम पर वाक़ था जहां वो दो पहाड़ों को एक दूसरे से मिलाता था। पुल एक तेज रफ्तार पहाड़ी नाले पर बना हुआ था और उससे एक टैंक बड़ी आसानी से गुजर सकते थे। पुल के दोनों जानिब भारतीय फौज की एक डिवीजन मुनक़सिम थी, आधी डिवीजन दूसरी तरफ छावनी डाले हुए थी। दोनों डिवीजन्स और जम्मू और कश्मीर की वादी के दरमियान फौजी नक्लो हरकत का यही एक वाहिद जरिया था जो सर्दियों में भी काम आ सकता था, जबकि दूसरी सड़क बर्फबारी की वजह से बंद हो जाती थी। कश्मीर में दुश्मन के जितने भी पुल थे उनमें से उस पुल की बड़ी अहमियत थी। इस पुल को कमांडो ऑपरेशन के जरिए उड़ाने का फैसला किया गया था, क्योंकि शायद आपको मालूम न हो कि पहाड़ी इलाकों में पुलों को बमबारी के जरिए तबाह करना जान जोखों का काम होता है। आसपास पहाड़ियों की वजह से एक तो हवाई जहाज ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, दूसरे बुलंदी से ये पहाड़ी पुल इतना छोटा टारगेट नजर आते हैं कि उन पर गिराए जाने वाले बम अक्सर निशान से इधर उधर हट कर गिरते हैं। दूसरी मुश्किल ये होती है कि दुश्मन ने इस किस्म के नाजुक अहमियत के हामिल पुलों के इर्द गिर्द तैयारा शिकन गन्ने लगाई होती हैं। जहाज अगर नीचे आता है तो बड़ी आसानी से दुश्मन की जद में आकर हिट हो जाता है। दुश्मन की तैयारा शिकन गन्ने बड़ी आसानी से उसे निशाना बना लेती है। चुनाचे इस किस्म के अहम पुलों को अक्सर कमांडो ऑपरेशन के जरिए ही उड़ाने की कोशिश की जाती है। कमांडो ऑपरेशन में चंद कमांडो जवानों की शहादत का ही अंदेशा होता है, लेकिन ऑपरेशन अगर सही और कामयाब उसूलों पर अमल पजीर हो और दुश्मन बेदार ना हो जाए तो पुल को तबाह कर दिया जाता है। दुश्मन के पेट में घुसकर उसके किसी जबरदस्त फौजी अहमियत वाले पुल को तबाह करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि दुश्मन वहां हर वक्त चौकस रहता है। मेरे दोनों साथी उम्र में मुझसे बड़े और इंतहाई तजुर्बाकार और माहिर कमांडोज थे। वो मुझे कोई अहमियत न देते अगर उन्हें मेरे पठानकोट वाले कमांडो ऑपरेशन के बारे में तफसीलात का इल्म न होता। उन्हें मेरे पूरे रिकॉर्ड से आगाह कर दिया गया था। चुनाचे वो मुझसे इस तरह बात करते जिस तरह एक माहिर कमांडो दूसरे जांबाज कमांडो से बात करता है। हमारा कोई नाम नहीं था, सिर्फ नंबर थे। मेरा नंबर 7 था। मेरे साथी कमांडोज के बिलतरतीब 8 और 9 नंबर थे। हम एक दूसरे के नंबर पुकार कर बात करते थे। उन्होंने वो गठरियां खोल दी जो वो अपने साथ लाए थे। उनमें 3 स्टेन गन्ने थी, एक लाइट मशीन गन थी, 3 चाकू और कुछ हैंड ग्रेनेड थे। इन चीजों के अलावा प्लास्टिक के जेबी साइज के 4 सिलेंडर भी थे। कमांडो नंबर 8 ने मुझे बताया कि चारों इंतहाई ताकतवर और धमाका खेज बम हैं और यही वो सिलेंडर बम हैं जिनकी मदद से हमें दुश्मन के पुल को उड़ाना है। एक थैले में भुने हुए चने, गुड़ और 3 छोटे से सिगरेट लाइटर थे। अभी दिन एक पहर बाकी था। हम नक्शा निकालकर पुल की पोजीशन को अच्छी तरह ज़हन नशीन करते रहे। जब शाम हुई तो दुश्मन के उस फौजी इलाके में मौजूद पुल की एक एक तफसील हमें ज़हन नशीन हो चुकी थी। उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं वहाँ भारतीय फौज ने जबरदस्त हिफाजती इंतजामात कर रखे हैं और चप्पे चप्पे पर भारतीय जासूस मिलेंगे। ये कश्मीरी भी हो सकते हैं जिन्हें भारतीय फौज ने रुपए पैसे की लालच या उनके कुंबे को खत्म कर दिए जाने की धमकी की वजह से खरीद रखा हो। हमें उनसे खबरदार रहना होगा। पुल वहाँ से एक रात और एक दिन की पैदल मुसाफत पर था। वो अपने साथ मेरे लिए कश्मीरी देहाती लिबास भी लाए थे। मेरा हिंदू साधुओं जैसा लिबास उतरवा कर कश्मीरी किसानों का लिबास पहना दिया गया। मेरे माथे पर लगी तिलक की 3 लकीरों को भी मिटा दिया गया। शाम जब गहरी हो गई तो हमने चलने की तैयारी शुरू कर दी। हमारे पास जो असलहा था उसे गठरी से निकालकर हमने अपनी अपनी कमर के गिर्द लंबे कुर्तों के अंदर बांध लिया। चने और गुड़ वाला थैला नंबर 9 ने अपने हाथ में पकड़ लिया। रवानगी से पहले हमने थोड़े बहुत चने खाकर थर्मस में से 2-2 घूंट पानी पिया। घड़ियां मिलाई
मेरे दोनों कमांडो साथ ही कश्मीरी जबान बड़ी रवानी से बोल लेते थे, लेकिन मैं कश्मीरी जबान से नावाकिफ था। चुनाचे मुझे हिदायत की गई थी कि अगर वादी कश्मीर का कोई शख्स या कोई भारतीय फौजी मुझसे बात करे तो मैं गूंगा बन जाऊं, मुखातिब को इशारों से बताने की कोशिश करूं कि मैं कश्मीरी किसान हूं और अपनी बहन के गांव जा रहा हूं। अगर दूसरा शख्स कायल न हो और मेरी तलाशी लेने की कोशिश करे तो उसे फौरन हलाक कर डालूं। अंधेरा जब चारों तरफ पहाड़ों और टेकरियों को अपनी लपेट में ले चुका, हम गार के सामने उगे हुए ऊंचे घास से बाहर निकले। हम एक दूसरे के दरमियान चंद कदम का फासला डालकर चल रहे थे। रास्ते और समत का तयन कर लिया गया था। हमारी रफ्तार मामूल के मुताबिक थी, न ज्यादा न आहिस्ता। जंगली झाड़ झनकार से भरी हुई इस वादी से गुजरकर हम एक टीले की चढ़ाई चढ़ने लगे। आसमान पर सितारे भी हमें बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। हमारा सफर यूं ही वादियों, घाटियों, गैर हमवार पहाड़ी मैदानों और टीले टेकरियों में जारी था। जिस वक्त हम एक जगह सस्ताने के लिए बैठे तो हमने घड़ियों पर वक्त देखा। रात के 12:15 बज रहे थे। कुछ देर सस्ताने के बाद हम फिर अपने सफर पर चल पड़े। पहाड़ों में सुबह की पहली रोशनी फैली तो हम एक ऐसी पुरफजा जगह पर पहुंच चुके थे जहां चारों तरफ हरे भरे दरख्त थे और एक चश्मा बह रहा था। इर्द गिर्द दूर दूर तक किसी आबादी का निशान नहीं था। मेरे दोनों साथी उस सारे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। चश्मे पर पहुंचकर हम घास पर सीधे लेट गए। कुछ देर आराम करके हमने चश्मे के पानी से गुस्ल किया, झोले में से चने खाकर नाश्ता किया और सुनहरी धूप में बैठकर दूसरी तरफ फैली हुई हसीन वादी की तरफ देखने लगे। नंबर 8 ने वादी की जानिब इशारा किया। उस वादी की दूसरी जानिब हमारा टारगेट है। वो सामने वाला पहाड़ कश्मीर का सबसे मशहूर पहाड़ मीरान शाह है। उसके मगरबी दामन में वो पुल है जिसको हम उड़ाने जा रहे हैं। चश्मे के पुरफजा मकाम पर हमें सारा दिन गुजार कर रात को अपने सफर पर रवाना होना था। हमने बारी बारी सोकर अपनी नींद पूरी की। नंबर 9 कहीं करीब ही जंगली नाशपातियां तोड़ लाया। ये हरी हरी छोटी और बड़ी मीठी नाशपातियां थीं। हमने बड़े मजे से खाई। असलहे को चेक करके धूप लगाई गई। पुल के नक्शे का एक बार फिर बगौर मुताला किया गया। कमांडो नंबर 8 कहने लगा, पुल की दोनों जानिब फौज की पिकेटें और पोस्टें हैं। पुल के मशरकी किनारे के ऊपर जो टीला है उस पर बड़ी फौज पोस्ट है जहां हैवी मशीन गन लगी है। 2 मार्टर तोपे भी हैं जिनका रुख कुदरती तौर पर पुल की बजाय पीछे पुल की तरफ आती सड़क की जानिब होगा। हमें इस चेक पोस्ट को पहले उड़ाना होगा। नंबर 9 ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, ये काम मैं करूंगा। तुम पुल के नीचे डायनामाइट लगाओगे और नंबर 7 तुम डायनामाइट सिलेंडर लगाने में नंबर 8 की मदद करोगे। सूरज पहाड़ों के पीछे उतरा तो वादी में एकदम अंधेरे का गुबार सा फैल गया। रवानगी से पहले हमने एक बार फिर घड़ियां मिलाईं और अल्लाह का नाम लेकर नीचे वादी में उतरना शुरू कर दिया। जब हम वादी में पहुंचे तो रात हो गई थी। दूर एक गांव में रोशनी हो रही थी। एक हेलीकॉप्टर गिड़गिड़ाता हुआ आसमान पर दिखाई दिया। हम फौरन घास में लेट गए। हेलीकॉप्टर की सुर्ख और नीली बत्तियां जल बुझ रही थी। वो शोर मचाता हमारे सरों पर से गुजर रहा था। ये रैकी हेलीकॉप्टर था। भारतीय फौज यहाँ हर वक्त चौकन्ना रहती है। वो पाकिस्तानी कमांडोज की सरफरोशाना सरगर्मियों से खाइफ है। जब हेलीकॉप्टर दूर पहाड़ की बुलंदी पर चला गया तो हम उठे और आगे रवाना हो गए। मुझे एहसास हुआ था कि अब इंडियन आर्मी का इलाका शुरू हो गया है, लेकिन अभी उनकी मिलिट्री पोस्टें काफी दूर थीं। सारी रात सफर करते गुजर गई। हम वादी उबूर करके अपने टारगेट वाले पहाड़ की जानिब से हटकर एक ऐसे दर्रे में आ गए जिसकी दोनों जानिब पहाड़ियों की दीवारें इस्तादा थी और दरमियान में एक पहाड़ी नदी बह रही थी। मेरे साथी जहाँ पर वाक़े खुफिया जगह से वाकिफ थे वहाँ हमें दिन भर आराम करना था। चुनाचे इस खुफिया पहाड़ी जगह पर हमने सारा दिन आराम किया और शाम होते ही हमने गुस्ल करके चने और गुड़ खाया। असलहे को चेक किया और जब सूरज मगरबी पहाड़ियों के पीछे गुरूब हुआ तो हम अपने टारगेट की तरफ चल पड़े। निस्फ शब के बाद हम दर्रे से निकलकर एक छोटी सी वादी में आ गए। सितारों की धुंधली रोशनी में वादी के दरख्तों के खाके उभरे हुए थे। पहाड़ के दामन में एक जगह कुछ रोशनियां हो रही थी। कमांडो नंबर 8 ने बताया कि ये भारतीय फौज की सबसे खतरनाक छावनी है और वो पुल भी इसी पहाड़ के दामन में है जो हमारा टारगेट है। हम ये बात कर ही रहे थे कि अचानक पहाड़ के दामन में एक रोशनी का राउंड फायर हुआ और सारी वादी रोशन हो गई। हम जल्दी से झाड़ियों के पीछे हो गए। भारतीय फौजी रात को अक्सर यहाँ रोशनी का राउंड फायर करते हैं ताकि अगर कोई कमांडो पुल की तरफ आ रहा हो तो उसे गोलियों की जद में ले लिया जाए। रोशनी राउंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था, फिर वो बुझ गया और सारी वादी एक बार फिर तारीकी में डूब गई। सुबह होने से पहले पहले हम वादी का पूरा चक्कर काट कर उसके शुमाल मगरबी कोने में आ गए। यहाँ से हमें सामने पहाड़ के दामन में भारतीय फौज के डिवीजन हेडक्वार्टरों की बत्तियां साफ नजर आ रही थी। यही हमारा टारगेट था। आसमान के मशरकी उफक पर सुबह की काफूरी रोशनी नमूदार होना शुरू हो गई थी। उस वक्त तक कमांडो नंबर 9 हमें गाइड करता आया था। हम सेब के एक बाग में से गुजर रहे थे। बाग के इख्तिताम पर एक कोठरी दिखाई दी। कमांडो नंबर 9 ने हमें रुकने का इशारा किया। वो दबे पांव कोठरी के दरवाजे तक गया और दीवार के साथ लगकर बंद किवाड़ पर खास अंदाज में दस्तक दी। 5 सेकंड का वक्फा डालकर मेरे साथी कमांडो ने फिर उसी अंदाज में दस्तक दी। इस बार किसी ने दरवाजा खोल दिया। हम बाग में सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे। कोठरी के अंदर जलती लालटेन की लौ धीमी कर दी गई थी। अंधेरे में एक आदमी दरवाजे पर नमूदार हुआ।
उसने हमारे साथी कमांडो से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उसे अंदर ले जाने लगा। हमारे साथी ने बाघ की तरफ इशारा किया। वो आदमी चटक गया और हमारे साथी से कोई बात की। हमारा साथी लपक कर हमारी तरफ आया और बोला, आ जाओ, गफ्फार मिल गया है। गफ्फार एक पक्की उम्र का कश्मीरी काश्तकार था जो कश्मीर में हमारी कमांडो पार्टीज की काफी मदद और टारगेट पर रहनुमाई करता था। कोठरी की गर्म फजा में मिट्टी के तेल की बू रची हुई थी। एक कोने में जमीन पर कोई लिहाफ ओढ़े सो रहा था। गफ्फार ने दरवाजा बंद कर दिया। कमांडो नंबर 9 और नंबर 8 ने गफ्फार से मेरा तारुफ करवाया और बताया कि मैंने तनहा कई मार के मारे हैं। गफ्फार ने मुझसे एक बार फिर गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कश्मीरी जबान में कुछ कहा। मेरे कमांडो साथी ने बताया कि मैं कश्मीरी जबान नहीं समझता। गफ्फार मुस्कुराया और उसने उर्दू जबान में मेरी हुब्बुल वतनी और बहादुरी की तारीफ की। जो शख्स लिहाफ ओढ़े पड़ा था, गफ्फार ने उसके मुंह पर से लिहाफ हटाकर कहा, नाजो बेटी उठो, मेहमानों के लिए चाय बनाओ। लालटेन की बत्ती अभी तक धीमी थी मगर कोठरी में ज्यादा अंधेरा नहीं था। एक सफेद रंग की सेहतमंद चेहरे वाली कश्मीरी नौजवान लड़की को बाल समेटे लिहाफ में से निकलते देखा। उसने कश्मीरी देहाती लड़कियों की तरह का स्याह फिरन पहन रखा था। वो कोठरी का अकबी दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ शायद बावर्ची खाने में चली गई। गफ्फार मेरे साथी कमांडोज को बताने लगा कि भारतीय फौज ने हिफाजती इंतजामात पहले से बहुत सख्त कर दिए हैं। अब हर पुल की दोनों जानिब फौज ने पिकेटें और पोस्टें कायम कर रखी है। ऊपर पहाड़ियों पर भी इंडियन आर्मी के बंकर्स हैं। उन्हें जरा सा भी शुबा होता है तो वो रोशनी राउंड का फायर करके मशीन गन्नों की अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इन पुलों के इर्द गिर्द बाज खुफिया जगहों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं जिनका हमें इल्म नहीं। अब ये कश्मीरी जांबाज गफ्फार इस मिशन में हमारा गाइड था। इतने में उसकी बेटी नाजो हमारे लिए प्यालियों में सब्ज चाय बनाकर ले आई। कमांडो नंबर 8 ने जेब से नक्शा निकाला और धीमी लालटेन की रोशनी में उसे गफ्फार को दिखाया। गफ्फार ने नक्शे को गौर से देखा और एक जगह उंगली रखकर बोला, जहां पूरा इंडियन ब्रिगेड पड़ा है। इस जगह से थोड़ी दूर एक एकरी पर हेलीपैड है जहां 2 हेलीकॉप्टर हर वक्त तैयार रहते हैं। हम खामोशी से सब्ज चाय पीने लगे। बड़ी खालिस चाय थी और उसमें हल्की हल्की ताजा खुशबू थी। गफ्फार की बेटी नाजो लिहाफ घुटनों तक ओढ़े चुपचाप बैठी थी। गाइड गफ्फार बता रहा था, इंडियन फौज के जासूस सारे इलाके में फैले हुए हैं। जरा से शक पर वो हमारे आदमियों को पकड़ कर ले जाते हैं और उन पर जुल्म सितम की इंतहा कर देते हैं। वो मशकूक आदमियों की लड़कियों और बहनों को भी ले जाते हैं। एक न एक दिन इन पर जरूर खुदा का कहर टूटेगा। गाइड गफ्फार इससे पहले भी कमांडो पार्टियों को वहां से गुजार चुका था। वो रजाकाराना तौर पर ये काम करता था इसलिए कि वो पक्का मुसलमान था और दूसरे कश्मीरी मुसलमानों की तरह इस बात पर ईमान रखता था कि भारतीय फौजों ने उनके सूबे पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। हमें अपनी झोंपड़ी में पनाह देकर वो अपने और अपनी इकलौती बेटी के लिए जबरदस्त खतरा मोल ले रहा था। मगर उसका सीना जोश ईमानी से पुर था और वो इस्लाम और पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देने को तैयार था। मैं गफ्फार के जज्बे से बेहद मुतासिर हुआ। गफ्फार की जबानी हमें ये भी मालूम हुआ कि भारतीय फौज की रैकी पार्टियां यानी गश्ती दस्ते रात के वक्त घूमते रहते हैं। गाइड गफ्फार बोला, 1 महीना हुआ मैंने जहां से 2 कमांडो पार्टियों को गुजारा था। उनमें से सिर्फ एक जवान वापस आया था। उसने बताया कि उसके सारे साथी शहीद हो गए हैं। ये कहकर गफ्फार खामोश हो गया। हमने अपनी कमर के गिर्द बंधा हुआ सारा असलहा उतार कर लिहाफ के नीचे छुपा दिया था। गफ्फार की बेटी नाजो उठकर झोंपड़ी से बाहर चली गई। झोंपड़ी का दरवाजा खुला तो हमें बाहर सुबह की हल्की सी रोशनी नजर आई। गफ्फार ने हमारा सारा असलहा उठाकर बावर्ची खाने में चूल्हे के पीछे एक खुफिया तहखाने में छुपा दिया। हमने बावर्ची खाने के खुर्रे में ही बैठकर मुंह हाथ धोए, वुजू किया, नमाज पढ़कर खुदा के हुजूर अपने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी। नाजो ने हमारे लिए पराठे तैयार किए। हमने मक्खन के साथ पराठे खाए और चाय पी। बाहर दिन निकल आया था। हम कोठरी के अंदर ही बैठे अपने ऑपरेशन की तफसीलात तय कर रहे थे। गाइड गफ्फार थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो कमांडो नंबर 9 ने कहा, ऑपरेशन इतना आसान नहीं है। हमें मरना तो है ही लेकिन पुल को जरूर उड़ाना होगा। कमांडो नंबर 8 बोला, इससे पहले मुझे रैकी पर जाना होगा ताकि पता चल सके कि इंडियन फौज की पोजीशन क्या है। तुम लोग इस झोंपड़ी में ही रहोगे। कमांडो नंबर 9 ने नंबर 8 की इस तजवीज पर कोई एतराज न किया। झोंपड़ी का दरवाजा खुला और गाइड गफ्फार अंदर दाखिल हुआ। कोठरी में अभी तक धीमी बत्ती वाली लालटेन जल रही थी। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। आते ही कहा, 2 डोगरा सिपाही इधर आ रहे हैं। मैंने उन्हें नीचे नाला पार करते देखा है। उनका रुख इस कोठरी की तरफ ही है। हम एकदम होशियार हो गए। लालटेन को फूंक मारकर बुझा दिया गया। मेरे दोनों साथियों ने लपक कर बंद दरवाजे की दुर्ज में से बाहर देखा। वापस आकर कमांडो नंबर 9 ने कहा, क्या तुम हमें किसी महफूज जगह पर छुपा सकते हो? गाइड गफ्फार बोला, बाग के कोने में मैंने इस मकसद के लिए एक खुफिया जगह बना रखी है। फौरन मेरे साथ उधर आ जाओ। हम कोठरी में से निकलकर कदरे झुके झुके सेब के बाग में से गुजरकर कोने में पहुंचे जहां खुश्क झाड़ झनकार और जलाने वाली लकड़ियों का ढेर पड़ा था। इस घेर के पीछे एक टूटी हुई दीवार थी। दीवार में एक जगह गफ्फार ने खुश्क पत्तों के ढेर को पीछे हटाया। नीचे एक तख्ता था
जो एक गटर के ढकने की तरह जमीन पर लगा था। उसने तख्ते को उठाया। नीचे रस्सी की एक सीढ़ी लटक रही थी जहाँ बारी बारी उतर जाओ। लगता है तुम्हारे बारे में किसी ने मुखबरी कर दी है। जब तक मैं ना आऊं तुम इसी जगह छुपे रहना, जल्दी करो। हम तीनों नीचे तहखाने में छुप गए। तहखाना क्या था, बस छोटा सा तारी गड्ढा था जिसमें हम टांगे समेट कर ही बैठ सकते थे। गफार ने तख्ता ऊपर कर दिया। गड्ढे में घुप अंधेरा हो गया। एक तरफ से तख्ते में सुराख था जिसमें से हल्की हल्की रोशनी और ताजा हवा आ रही थी। गफार ऊपर पत्ते बखेर रहा था मगर सुराख पर उसने पत्ते न डाले।